बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की हमारी ये जो वीडियो है ये लंपी स्किन डिज़ीज़ जो मवेशियों के अंदर बीमारी आई हुई है उसके ऊपर बनाई जा रही है। हमारे तकरीबन 90% जो ज़मींदार भाई हैं उनका भी ताल्लुक़ डेयरी फार्मिंग से होता है। अगर किसी का डेयरी फार्मिंग से ताल्लुक़ ना हो तो उसने 2-4 भैंसें गाय वगैरह जो है वो ज़रूर रखी होती है। इस हवाले से लंपी स्किन जो डिज़ीज़ है, बीमारी है, इसकी इन्फॉर्मेशन देना ये मैं एक अपना फ़र्ज़ समझ रहा था, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि लंपी स्किन बेसिकली शुरू कहाँ से हुई, ये कैसे जानवरों के अंदर फैली, कौन कौन सी अलामात हैं इस जानवर की पहचान की, किस तरीके से ये एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल होती है और किस तरह से हम इस बीमारी को रोक सकते हैं। सबसे पहले तो बताता चलूँ कि ये जो लंपी स्किन बीमारी है ये चीचक नुमा एक बीमारी थी पुराने वक्तों में। ये उसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाली एक बीमारी है और इसमें जो शिकार होने वाली गाय है वो ज़्यादातर इम्पोर्टेड है। जो हमारे इलाके की गायें हैं उनके अंदर भी लंपी स्किन मुंतकिल हो रही है, लेकिन जितना ज़्यादा ज़ोर से ये इम्पोर्टेड गाय के अंदर ये बढ़ोतरी और ज़्यादातर इफ़ेक्ट कर रही है, उतना ये हमारी जो लोकल जानवर हैं उनके अंदर ये नहीं कर रहा। सबसे पहला इसमें जो चीज़ जानने वाली है वो ये है कि बेसिकली तकरीबन 30% जानवर, अगर किसी के पास 10 जानवर हैं तो जो एवरेज आ रही है वो ये आ रही है कि उसमें तकरीबन 30% जानवर जो हैं वो इस बीमारी से मुतासर हो रहे हैं और मरने की शरह जो है वो तकरीबन इसमें 10% है। और इसमें जानवर की जो अलामात हैं, जब लंपी स्किन उसको हो जाता है तो कैसे पता चलता है, उस जानवर के जिस्म के ऊपर बड़े बड़े से तरफड़ बन जाते हैं, गिल्टियाँ बन जाती हैं और जानवर को बुखार हो जाता है, वो उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और ऐसे जानवर जैसे नडाल नहीं हो जाता और उसके मुंह के अंदर से पानी निकलना शुरू हो जाता है और ये उसकी शुरू की अलामात हैं। जब ये बीमारी ज़ोर पकड़ लेती है तो जो मेल जानवर हैं यानी कि जो बुल है वो ना मर्द हो जाता है, वो उसके अंदर जो सीमन्स से अपनी जनरेशन को कैरी ऑन करता है वो पावर उसके अंदर से ख़त्म हो जाती है। प्लस जो फीमेल गाय हैं अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो उनका हमल जो है वो गिर जाता है और वो हमल के काबिल भी नहीं रहती बाद में, इतनी उनको वीकनेस हो जाती है और उनके ऊपर जो तरफड़ होते हैं, तरफड़ इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि ऊपर से तो ये आपको तरफड़ नज़र आ रहा है, लेकिन जब बीमारी ज़ोर पकड़ जाती है तो उसके नीचे से गोश्त भी ज़ख्मी हालत में हो जाता है और अगर खुदा न खास्ता अगर कोई जानवर जैसे कौवा चोंच मारता है, ये खून चूसने वाले कीड़े जो जैसे हम चिच्चड़ की बात कर लें, जानवरों के ऊपर जब लगे होते हैं तो इस तरह के जो परिंदे हैं वो चोंचों से उन कीड़ों को अपनी खुराक बनाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जब लंपी स्किन के अंदर एक जानवर मुबतला होगा तो उस गिल्टी के ऊपर, उस तरफड़ के ऊपर अगर वो चोंच मारेगा तो वो जख्म की हालत मान जाएगा, वो फट जाएगी और नीचे से उसका गोश्त जब नज़र आएगा तो वो ख़राब हालत में ज़्यादा जानवर के लिए तकलीफ़ का बाइस बनेगा। अब हम इसमें बात करते हैं जी किस तरह से हम इस बीमारी की रोकथाम के लिए अपनी हद तक जो है वो अपना रोल अदा कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी आपको ये लगे कि आपके फार्म के ऊपर किसी भी एक जानवर को लंपी स्किन डिज़ीज़ से मुतासर हो चुका है या उसको कोई चंद तरफड़ आपको नज़र आ जाएं, फौरी तौर पर उस जानवर को दूसरे जानवरों से अलहदा कर दें और अलहदा कोशिश करें कि इनके दरमियान कम अज़ कम फ़ासला 100 मीटर का हो, क्योंकि लंपी स्किन जो फैलती है वो खून चूसने वाले कीड़ों के ज़रिए फैलती है।
यानी कि जैसे आप कह लें चिचड़ कह लें, इसके अलावा मक्खी कह लें, मच्छर कह लें। और यानी कि जब भी एक जानवर के ऊपर बैठने के बाद वही जानवर, वही परिंदा, वही इंसेक्ट किसी दूसरे जानवर के ऊपर जाकर बैठेगा और उसका खून चूसने लगेगा और अपने जरासीम जो उसने पहले लंपी स्किन वाले जानवर, मुतासर जानवर से लिए थे, अब वो वाले जरासीम सेहतमंद जरासीम में जानवर में मुंतकिल कर देगा। इस तरह से एक बीमारी एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल हो जाती है। और जब हम इनमें फासला कायम कर देंगे तो इस तरह से इनके चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरा, फौरी तौर पर अपने फार्म के ऊपर, अपने डेरे के ऊपर जो चिचड़ मारने वाली अद्वियात होती हैं उनका स्प्रे करें और कोशिश करें कि उसमें 2-3 दिन के बाद उसको रिपीट करते रहें ताकि इस बीमारी को मज़ीद फैलने से आप उसको रोक सकें। और इसके अलावा इसमें एक और चीज़ है जानने वाली कि बेसिकली ये जो गोश्त है ये जानवरों, इंसानों के लिए कोई नुकसानदेह साबित नहीं हुआ फ़िलहाल, जितनी भी रिसर्च की गई है। मौजूदा रिसर्च के मुताबिक जितना भी ये गोश्त है ये किसी भी किस्म का इसका इंसानों के ऊपर असर नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि जब हम गोश्त पकाते हैं तो इसका टम्परेचर तकरीबन 100 से ऊपर जाकर वो ये उबलता रहता है। 100 से ज़्यादा जब टम्परेचर के ऊपर जाता है तो इसके अंदर मौजूद जो जरासीम होते हैं लंपी स्किन वाले वो मर जाते हैं। उनकी सूरत हाल नहीं बचती कि वो इतनी ज़्यादा टम्परेचर के अंदर गुज़रने के बाद भी वो बच जाएं। इसलिए फ़िलहाल रिसर्च के मुताबिक अभी तक किसी किस्म का कोई एक पेशेंट भी इंसानों के अंदर लंपी स्किन मौजूद नहीं आई। इसलिए गोश्त खाने में इसकी किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अलबत्ता अगर गोश्त आपको ख़राब लग रहा है तो वो लेने से गुरेज़ करें, वो गोश्त हरगिज़ ना लें। अब एक और चीज़ है इसमें कि बहुत सारे जो कुर्बानी का भी वक़्त आ गया और बहुत सारे दोस्त भाई परेशान हैं जानवर ख़रीदने के लिए कि हम कौन सा जानवर ख़रीदें। हमें तो पता ही नहीं है कि लंपी स्किन एक डिज़ीज़ आई हुई है जिसने एक तहलका मचा दिया हुआ है, कोहराम मचा दिया हुआ है। और बदकिस्मती से हमारी जो गवर्नमेंट है वो सोई हुई है। गवर्नमेंट तो खैर हमेशा से 73 सालों से हमारे मुल्क में सोई हुई है, उनको कोई गरज नहीं है कि कौन ज़िंदा है और कौन मर रहा है। अलबत्ता जो भी करना है वो हमने अपने बलबूते के ऊपर करना है। और जानवर खरीदते वक्त कोशिश करें कि दिन के वक्त मंडी में जाएं, रात को ना जाएं। रात के वक्त इतनी वाज़िया तौर पर वो तरफड़ नज़र नहीं आते। दूसरा, जानवर के कमर के ऊपर हाथ रख के या उसके मुंह में हाथ रख के देखें कि क्या उस जानवर का टम्परेचर ज़्यादा तो नहीं है। आम तौर पर 99 टम्परेचर होता है जानवर का, लेकिन अगर आपको महसूस हो कि 103-104 तक है तो उस जानवर को हरगिज़ ना ख़रीदें। अगर उसके जानवर की आँखों से पानी बह रहा है तो वो भी ना ख़रीदें। उसके जिस्म के ऊपर अगर आपको चंद एक तरफड़ नज़र आए हैं तो वो भी ना ख़रीदें, क्योंकि वो जानवर जो है वो लंपी स्किन के अंदर मुब्तला हो चुका है। इस तरह से अगर आप एक इलाके से दूसरे इलाके में भी मुंतकिल करेंगे जानवर को तो जिस इलाके में लेकर जाएंगे उस इलाके में भी बीमारी ज़्यादा ज़ोर से फैल जाएगी। जैसा कि आजकल सिंध के अंदर ये बीमारी अपने ज़ोरों शोरों के ऊपर है, ज़ोर के ऊपर, पीक के ऊपर है। लेकिन पंजाब के अंदर भी ये बीमारी आ चुकी है, लेकिन उतनी बीमारी नहीं आई जितनी ये सिंध के अंदर आ चुकी है। बेसिकली जो बीमारी है ये अफ्रीका से शुरू हुई थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से ये बरसगीर में आने लग गई है। इसका एक जो देसी इलाज है, देसी नुस्खा है, वो एक हमारे बड़े दोस्त अज़ीज़ डॉक्टर हैं, उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है कि जो पान के पत्ते हैं, आप एक पान के पत्ते लें, उनके अंदर 10 ग्राम ब्लैक पेपर, जिसको काली मिर्च कहते हैं, वो डालें और उसके अंदर कुछ 10 ग्राम साल्ट, नमक डालें और तकरीबन 250 ग्राम उसके अंदर गुड़ जिसको हम कहते हैं वो डालें और इसको मिक्स करने के बाद इस जानवर को ये पेस्ट बन जाएगा। रोज़ाना बेसिस के ऊपर ये दें।
ये एक एंटीबायोटिक भी है। इससे जानवर की जो अपने ज़ाती सेल्स होते हैं वो भी इस काबिल हो जाते हैं कि इस बीमारी के ख़िलाफ़ वो लड़ सकते हैं। इसके अलावा अपने करीबी जो आपके पास जानवरों का हॉस्पिटल है वहाँ पे जाएं और वहाँ से अगर इसकी वैक्सीनेशंस आपके पास मौजूद हैं तो जानवरों को वैक्सीनेट भी ज़रूर करवाएं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि हमारे हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। नासिर वड़ैच, अल्लाह हाफिज़।